नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र पांडे आज लेकर आया हूँ आपके लिए एडजस्टमेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल किया, उनके कॉल्स मेरे पास आए और उनके मैसेजेस मुझे मिले। उन्होंने ये कहा कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, फॉर्मेट क्लियर हो गया है, लेकिन अब जब प्रैक्टिकल्स हम करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो ये वीडियो आपकी उसी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स को सॉल्व कर लेंगे और किसी भी बुक को, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या कोई भी रेफरेंस बुक हो, किसी भी प्रॉब्लम को जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का है उसे सॉल्व करने में आप कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एडजस्टमेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट डेप्रिसिएशन, सेकंड डिविडेंड एंड टैक्स और थर्ड एंड फाइनल सेगमेंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन। तो पहले सेगमेंट में हम डेप्रिसिएशन को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, उसके एक एक पॉइंट को स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन मतलब बहुत ही सिंपल मीनिंग में, जब किसी फिक्स असेट्स को हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो उसके कारण, कंटिन्यूअसली यूज करने के कारण फिक्स असेट्स के मूल्य में जो कमी आती है उस कमी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करता हूं, फिक्स असेट्स के कंटिन्यूअस यूज होने के कारण उसके वैल्यू में, फिक्स असेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये उसका सिंपल मीनिंग हो गया। अब हमें इसके नेचर पे थोड़ा डिस्कस करना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का नेचर कैसा होता है। पहली बात तो डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन होता है जो हर साल बनाया जाता है। और डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है, जैसा अभी बताया मैंने, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है फिक्स्ड असेट्स पे। किस पे चार्ज करते हैं, फिक्स्ड असेट्स पे। ठीक है, एक दूसरी बात क्या है, डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंसेस है जिसमें कैश का पेमेंट नहीं होता। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपके कैपिटल को कम करेगा लेकिन आपके कैश को कम नहीं करेगा। कहीं से कैश पेमेंट नहीं होता, किसी को हम पेमेंट नहीं कर रहे। ये एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी एक्सपेंसेस है और साथ ही साथ ये एक कैश एक्सपेंसेस भी है, क्योंकि यदि हम किसी को सैलरी देते हैं तो कैश हमारे जेब से जाता है, हमारे बिजनेस से जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कैश का फ्लो हुआ, मतलब कैश हमारे पास से जा रहा है। लेकिन जब डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करते हैं तो जरूर जितना भी प्रोविजन हम डेप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फिक्स्ड असेट्स के लिए, तो कुछ पैसा हम कैपिटल से विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव कैश पर बिल्कुल नहीं पड़ता। इसलिए इसे क्या मानते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या मानते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो अब देखिए, फिक्स्ड असेट्स ये किसका सब्जेक्ट मैटर है, फिक्स्ड असेट सब्जेक्ट मैटर है। यदि हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट की, है ना, यदि वो पूरा आपको लर्न है, समझ में आ गया है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं यहाँ पे कि फिक्स्ड असेट्स किसका सब्जेक्ट मैटर है, ये है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। हम किसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी किसमें इन्वेस्टमेंट करती है, फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट कहाँ होगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में होगा। ये एक बात क्लियर हुई। ठीक है, अब नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन को क्या माना गया है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप नॉन कैश एक्सपेंसेस को कहां देखते हैं, आप नॉन कैश एक्सपेंसेस को देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कहां देखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये सिंपल सी बात क्लियर हुई कि डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट कोई सा भी केस स्टडी जो आगे चलकर हम केस स्टडी करेंगे डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट के अंतर्गत बहुत सारे केस स्टडी करेंगे,
तो कोई सी भी केस स्टडी हो डेप्रिसिएशन की, उसका इंपैक्ट केवल और केवल दो एक्टिविटी पे पड़ेगा। एक, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स पे, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और सेकंड, क्योंकि इसे क्या माना जाता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस, इसलिए इसका इंपैक्ट दूसरा कहां पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दो असम्पशन होते हैं, या यूं कह सकते हैं दो नोट होते हैं, दो मान्यताएं होती हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। पहला मान्यता होती है जब फिक्स्ड असेट्स को बैलेंस शीट में उनकी डिमिनिशिंग वैल्यू पर दिखाया जाता है, और दूसरी मान्यता होती है जब आप फिक्स्ड असेट्स को बैलेंस शीट में उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पर देखते हैं। दोनों ही केसेस में डिफरेंट तरीके से डेप्रिसिएशन को ट्रीट किया जाता है, और किस तरीके से ट्रीट करेंगे अलग अलग केसेस में अलग अलग मान्यता के आधार पर, ये हम अब देखते हैं। हम पहले असम्पशन को फॉलो करते हैं कि जब बैलेंस शीट में हम फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू जो देख रहे हैं वो डिमिनिश्ड वैल्यू है, तो उस असम्पशन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस सिचुएशन में इस मान्यता पर कौन कौन से केसेस हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको फिक्स्ड असेट जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं डिमिनिशिंग वैल्यू पर शो हो रहे हैं, तो पहला नोट अभी और इस समय अपनी रजिस्टर में नोट कर लीजिए कि यदि फिक्स्ड असेट्स डिमिनिशिंग वैल्यू पर शो किए जा रहे हैं बैलेंस शीट में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, वो है असेट अकाउंट। मतलब कोई सा भी जो असेट होगा बैलेंस शीट में आप उसी का अकाउंट बनाएंगे, आपको अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। There is no need to maintain separately provision for depreciation account. It is a very important note and you must note it in your notebook. Okay? So, केस 1 हम देखते हैं। यदि आपको बैलेंस शीट में जो एक असेट है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, डिमिनिशिंग वैल्यू पर शो हुआ है, इसके लिए ये एक वर्ड का यूज किया हुआ है नेट का, यानी नेट। नेट मतलब क्या, नेट मतलब डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट इस असेट्स पर हो चुका है, इसलिए अब आप सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाएंगे अलग से, इसका इस मशीनरी से रिलेटेड या इस मशीनरी पे जो चार्ज हुआ डेप्रिसिएशन व्हाटएवर कुछ भी हुआ हो इसके साथ, लेकिन अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक बात और, जैसे ही आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस क्या है 2 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस क्या है 1,80,000 रुपए, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि 20,000 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि मशीन सोल्ड की हुई, मतलब मशीन बेच दी होगी। भाई 2 लाख पहले था बैलेंस, अब 1,80,000 रुपए है, तो नॉर्मली क्या होगा, आपने मशीन बेच दी होगी तभी तो कम हुआ होगा। लेकिन जैसी आपकी नजर एडजस्टमेंट में जाती है कि इस साल डेप्रिसिएशन, इस साल के दौरान डेप्रिसिएशन कितना लगाया गया 60,000, तो तुरंत आपके दिमाग में होता नहीं, यहाँ ये जो मशीनरी 2019 पर स्टार्ट हुई थी कौन से बैलेंस के साथ, 2 लाख के साथ, उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो गया है 60,000। मतलब वो मशीन घटकर 2 लाख से घटकर कितने में पहुंच गई है 1,40,000 पहुंच गई है। तो यदि कुछ भी ना हो, है ना, यदि कुछ भी नहीं होगा साल के दौरान, ठीक, कुछ भी नहीं हुआ होता, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना शो कर रहा होता 1,40,000। 2 लाख इनिशियल बैलेंस था, 60,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो कितना शो होना चाहिए बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना शो होना चाहिए 1,40,000। लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। जब आप क्लोजिंग बैलेंस देख रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस कितना शो कर रहा है, क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है 1,80,000, जो कि 1,40,000 से कितना ज्यादा है 40,000 रुपए ज्यादा है। ये बात आपको क्या समझा रही है, ये बात आपको ये समझा रही है कि मशीन सोल्ड नहीं हुई हो दोस्त, मशीन परचेज हुई है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज द मशीन, व्हाट इज द वर्थ, द वर्थ इज ₹40,000। तो आपको
आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि 40,000 की मशीन परचेज EOB। ठीक, ये तो मैंने आपको वर्बली समझा दिया। अब ये चीज मैं आपको वर्किंग करके समझाता हूँ। यही चीज में जो मैंने अभी आपको ऑरली समझाया है, इसे एक वर्किंग नोट से भी आप समझ सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का कितना था? 2 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? 60,000। तो मशीन डेप्रिशिएट होकर उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,40,000। गौर करने वाली बात यह है कि मशीन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? मशीन का क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000 रुपए, और जबकि मशीन डेप्रिशिएट होकर कितना शो कर रही है? 1,40,000 रुपए। मतलब निश्चित रूप से साल के दौरान कुछ ना कुछ तो हुआ है। यदि सोल्ड हुआ होता तो 1,40,000 से वैल्यू कम हो जाती, लेकिन यहाँ वैल्यू 1,40,000 से ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है? इन दोनों को डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालने में पता चलता है कितना ऐड करना पड़ेगा? 40,000। कितना ऐड करना पड़ेगा? 40,000। मतलब इसका ये है कि कंपनी ने साल के दौरान एक नई मशीन परचेज की है। कितने की? 40,000 की, है ना? तो हम इसे लिख देते हैं प्लस परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि परचेज या सेल ऑफ मशीनरी ये किसका आइटम है, कौन सी एक्टिविटी का आइटम है? ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आइटम। ठीक, ये हो गया आपका वर्किंग नोट। अब मैं आपके लिए इसी चीज का क्या लेकर आता हूँ? जर्नल एंट्री, और उसके बाद अकाउंट बनाता हूँ, मशीनरी अकाउंट बनाता हूँ। और कैसे बनाएंगे उसको सिंपली फॉर्म में अब हम देखते हैं। राइट, पहले जो एडजस्टमेंट हमको दिख रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ₹60,000, इसकी एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या कहलाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, 60,000 रुपीज डेबिट और 60,000 रुपीज क्रेडिट। ओके, तो हम ये भी जानते हैं कि अकाउंटिंग का रूल क्या है? जर्नल में जो डेबिट होता है वो लेजर में क्या होता है? क्रेडिट होता है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो मशीनरी अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, इसको हम कब तब करेंगे? इसकी पोस्टिंग कहाँ करेंगे? मशीनरी अकाउंट में करेंगे। और किस साइड करेंगे? यहाँ पर ये डेबिट साइड शो कर रहा है, तो वहां पर हम कहाँ करेंगे? क्रेडिट साइड में इसको शो करेंगे। तो अब बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। अब बनाते हैं फाइनली मशीनरी अकाउंट। मशीनरी एक असेट है, और असेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? इसका ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख रुपए। यदि मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। कितना था इसका क्लोजिंग बैलेंस? 1,80,000। ठीक है, और अभी हमने डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री की। क्या थी जर्नल एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? मशीनरी। तो मशीनरी में मशीनरी तो लिख नहीं सकते, अकॉर्डिंग टू लेजर पोस्टिंग, है ना, के रूल के अकॉर्डिंग द रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग हम क्या करेंगे कि मशीनरी अकाउंट बनाते समय हम उसके रिलेटेड अकाउंट की पोस्टिंग करेंगे। उसका रिलेटेड अकाउंट कौन है? डेप्रिसिएशन। कितने अमाउंट का है? 60,000। कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट में। तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो जर्नल में क्या था? डेबिट था। मशीनरी अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। राइट, बाय डेप्रिसिएशन कितना था? 60,000। टोटल कर लीजिए, टोटल आएगा 2,40,000। $2,40,000 क्रेडिट का टोटल हुआ। यहाँ टोटल कितना दिखाई दे रहा है? 2 लाख रुपए। तो 2,40,000 माइनस 2 लाख कितना आएगा? बैलेंसिंग फिगर 40,000। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये 40,000 क्या है? परचेज ऑफ
मशीन। परचेस ऑफ मशीन। राइट, तो पहला केस क्लियर हुआ। पहले केस में पहले एजम्पशन के अंतर्गत जब हमने देखा कि जो असेट्स है वो डिमिनिशिंग वैल्यू पर शो हो रहा था और उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट दिया हुआ था, तो फुल ट्रीटमेंट क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन 60,000 को हमने क्या किया, जो उसका ओपनिंग बैलेंस था उसमें डिडक्ट किया और उसके डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाली, उसको कंपेयर किया क्लोजिंग बैलेंस से, तो ये पता चला कि जो 40,000 बैलेंस आ रहा है वो क्या है एक्चुअल में, परचेस ऑफ मशीन। ठीक, यहां तक बात हो गई। अब सिर्फ लास्ट में आप इसे जो ट्रीटमेंट है या जो आप अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आप जो करेंगे उसे आप लिख दीजिए, कुछ इस तरीके से आप करेंगे। अब आपके एडजस्टमेंट्स क्या बने, यदि ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस आप देखते हैं तो आपके एडजस्टमेंट्स क्या बने, क्या होंगे। फर्स्ट इंपैक्ट आप क्या करोगे, पहला डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको कहां प्लस करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो मैं यहां लिख रहा हूं प्लस 60,000 रुपीज ऑफ डेप्रिसिएशन। क्यों, कारण आप जानते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नॉन कैश एक्सपेंसेस नेचर। सेकेंड इफेक्ट लिख रहा हूं मैं, हमने क्या प्राप्त किया है, कौन सी चीज जो अननोन थी उसको हमने जाना है। हमने ये जाना है कि हमने मशीन को बेचा नहीं है, हमने साल के दौरान मशीन खरीदी है। ठीक है, तो मैं यहां सेकेंड इफेक्ट लिख रहा हूं, माइनस करेंगे कितना, 40,000 रुपीज परचेस ऑफ मशीनरी। अब मैं आप लोगों से बात पूछता हूं, ये प्लस 60,000 रुपीज डेप्रिसिएशन कहां करेंगे, कौन सी एक्टिविटी में। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और माइनस करेंगे 40,000 परचेस ऑफ मशीनरी। तो परचेस और सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स किसका सब्जेक्ट मैटर है, जो सबसे पहले मैंने बताया था। बिल्कुल सही आंसर फिर एक बार आप दे रहे हैं, और वो आंसर क्या है, इसको हम कहां माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो डेप्रिसिएशन के फर्स्ट केस से रिलेटेड मैंने एक बात आपको क्लियर की इस वीडियो में। ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, इसका एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू रहेगा। इसके पार्ट 2 में और भी जो बातें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वॉच द वीडियो, कंटिन्यू, टेक द बेनिफिट, आस्क मी क्वेरीज, जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आपके डाउट्स हैं। वैसे आप यदि इस सीरीज को आपने पूरा देख लिया तो आपके मन में एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। इट्स माय प्रॉमिस। ओके, सो एंजॉय द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर एग्जाम।